मैं नाज़नीन अंसारी, नेशनल सदर मुस्लिम महिला फाउंडेशन वाराणसी। मैं महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करती हूँ, मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और उनके स्वाभिमान के लिए काम करती हूँ। और आज तक बहुत सारी ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जो हमारे साथ जुड़ करके कई आंदोलनों में उन्होंने साथ दिया और कई आंदोलनों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और 3 तलाक जैसे आंदोलन में भाग लेकर के 3 तलाक जैसी कुरीति को समाज से ख़त्म किया। मैम, जैसा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आपको राष्ट्रपति पोस्ट के लिए चयनित किया गया था जी, तो मैम ये अनुभव कैसा रहा और आपको वहाँ किस उद्देश्य से बुलाया गया था? जिस वर्ष हम लोगों को बुलाया गया था उसमें 100 सशक्त महिलाओं को बुलाया गया था। पूरे भारत भर से 100 वुमेन अचीवर्स एक प्रोग्राम था, उसके तहत हम लोगों को राष्ट्रपति के यहाँ बुलाया गया और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा कि हर जगह से, हर अलग अलग क्षेत्र से, हर फील्ड में काम करने वाली महिलाएं वहाँ पर आईं और उनको एक सम्मान मिला, एक मंच मिला, राष्ट्रपति महोदय के साथ भोजन करने का अवसर मिला और हमारी उस समय की जो मंत्री थी मेनका गांधी जी से मिलने का अवसर मिला। तो ये बहुत अच्छा अनुभव रहा हम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाओं से भी हम लोग मिले, ऐसी बेटियां जो बहुत कम उम्र की भी थी उस समय, काफ़ी हम लोग भी बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं थे। तो एक अच्छा अनुभव रहा वहाँ पर जाने का, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा अपनी ज़िंदगी का। वहाँ पे आपको किस टॉपिक पे कार्य करने के पश्चात आपको वहाँ पे बुलाया गया? वहाँ पर सांप्रदायिक एकता जो हम लोग कर रहे हैं, काफ़ी सालों से हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम कर रहे हैं और हर वर्ष दीपावली और रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम की आरती करते हैं और हमने उर्दू में हनुमान चालीसा को लिखा है और दुर्गा चालीसा को लिखा है, शिव चालीसा को लिखा है। तो इन सब चीज़ों के लिए वहाँ पर हमको बुलाया गया था और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से सम्मानित किया गया था। मैम, एक टॉपिक है वुमेन पब्लिक लाइफ कैटेगरी में आपको सम्मान मिला था जी। मैम, वो क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? एक प्रोग्राम आता था अगले जन्म मोहि बिटिया ही की, जो ये दूरदर्शन पर आता था और इस प्रोग्राम में उन ऐसी बेटियों की ज़िंदगी का तस्वीर दिखाई जाती थी जिसमें वो बेटियां समाज से निकल करके संघर्ष करके कुछ अलग काम कर रही हैं, जिनके पीछे कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं रहा, जिनके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ नहीं रहा या बहुत बड़े जगह से नहीं आती थी, आर्थिक रूप से चाहे सामाजिक रूप से वो कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ी हुई थी। तो ऐसी बेटियों का जीवन दिखाया गया और ऐसे में मेरे जीवन की भी यही कहानी है कि हम भी जहाँ से आते हैं, वो चाहे वो सामाजिक रूप से हो चाहे वो आर्थिक रूप से हो, दोनों ही और विचारों से भी बहुत पिछड़े हुए जगह से आते हैं, क्योंकि जो हमारा परिवार है वो पढ़ा लिखा परिवार नहीं था और पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण आप समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कतें होती हैं वहाँ पर लड़कियों को बाहर निकल कर के पढ़ना, और एक ख़ास तौर पे एक मुस्लिम परिवार में जहाँ पर पर्दा के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया जाता हो, दबाव डाला जाता हो पढ़ने के लिए कि कम पढ़े लिखे हैं, घर जा कर के फिर शादी ब्याह के बाद ससुराल जा कर के चूल्हा चौका करना हो। तो ऐसी बेटियों की ज़िंदगी के लिए ज़िंदगी पे कहानी बनी थी और उस समय हम लोग महिलाओं के बीच में बहुत काम कर रहे थे, ख़ास तौर पे शिक्षा के लिए, स्वरोजगार के लिए। तो बहुत सारी बेटियों को हम लोगों ने पढ़ाया भी, जो ड्रॉप आउट हो चुकी थी बच्चियाँ कक्षा 8 से के बाद, बच्चियाँ जो पढ़ नहीं पा रही थी या 6 के बाद 5th के बाद जो है वो पढ़ नहीं पा रही थी, तो उनको पढ़ाने का भी हम लोगों ने काम किया। उस कारण वुमेन इन पब्लिक लाइफ में कि महिलाओं की जो है सामाजिक ज़िंदगी कैसी हो, उनका जनता के बीच में रुख कैसा हो, इसलिए हमको वहाँ पर बुलाया गया था। अच्छा मैम, मुस्लिम महिलाओं की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने 3 तलाक जैसे बड़ी कुरीति को समाप्त किया, बट उसके अलावा आपको क्या लगता है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ आज भी क्या कुरीतियाँ हैं या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस पे सरकार को काम करना चाहिए और उसे अमल करना चाहिए? देखिए, ट्रिपल तलाक जैसी जो है वो कुरीति तो समाप्त हो गई, मगर एक बहुत बड़ी कुरीति अभी भी है, वो है हलाला जैसी कुरीति। और तमाम जो तलाक के अलग अलग तरीके हैं, तलाक़ हसन और ये सारे तरीक़ों पर भी रोक लगनी चाहिए। और एक बहुत बड़ी समस्या है बहुविवाह, क्योंकि मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हर जगह हर तरह से उनको अधिकारों से वंचित किया गया है। सिर्फ ये कह देना कि माँ के कदमों तले जन्नत है, तो इससे कोई अधिकार नहीं मिल जाता। सिर्फ ये एक सम्मान देने का तरीका है और इस सम्मान देने के तरीके के
के ज़रिए लोग जो है एक महिला को टैग लाइन लगा देते हैं कि अरे हमारे यहाँ तो बहुत सम्मान मिलता है, मगर आप देखिए मूलभूत जो अधिकार होते हैं उनसे उनको वंचित किया गया है, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, चाहे वो पर्दा के मामले में हो, चाहे वो यहाँ तक कि एडॉप्शन के भी महिलाओं के पास अधिकार नहीं है, वो बच्चा गोद नहीं ले सकती, और तमाम प्रॉपर्टी के भी अधिकार नहीं है। तो इन सब बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो आज भी महिलाओं को नहीं प्राप्त हुए हैं। तो मुस्लिम समाज में सबसे पहले तो विवाह का जो नियम है उस पर रोक लगाया जाना चाहिए, और हिंदू विवाह अधिनियम की तरह मुस्लिम विवाह अधिनियम भी बनाया जाना चाहिए, जिससे महिलाओं को बहुत सारे अधिकार मिल सके, उनका आसानी से तलाक होना बंद हो सके। क्योंकि हमारे यहाँ समाज में सबसे ज़्यादा लोग पीड़ित हैं तो वो है फटाफट तलाक दे देते हैं और दूसरी तीसरी चौथी शादियां कर लेते हैं, और उनको क्योंकि उनको कोई डर नहीं है कि हम तलाक दे देंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि उनके पास तो बहुत एक बड़ा राइट है कि हम एक बीवी को छोड़ेंगे तो दूसरी को ले आएंगे, तीसरी को ले आएंगे। तो ये मुस्लिम विवाह अधिनियम बनना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, और बहु विवाह का जो सिस्टम है हमारे यहाँ उसको मुस्लिम समाज में उसको ख़त्म करके बैन लगाना चाहिए उस पर। इन सारे चेंजेस को लाने के लिए तो बीच में हमें से एक समस्या आती है पर्सनल लॉ का, तो ये समस्या कैसे समझोगे आपके हिसाब से? देखिए, ये पर्सनल लॉ तो हमारे यहाँ देश में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है वो कानून से चलता है, संविधान से चलता है। तो अगर पर्सनल लॉ की बात की जाए तो मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात की जाए तो वैसे हिंदू पर्सनल लॉ भी आ जाएगा, फिर उसके बाद क्रिश्चियन पर्सनल लॉ आ जाएगा, सिख पर्सनल लॉ आ जाएगा। तो हम जब पर्सनल लॉ ही चलाएंगे तो फिर देश में संविधान की क्या ज़रूरत है, जब पर्सनल लॉ ही चलाना है। तो ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भी बैन लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं के अधिकारों पर किसी भी तरह का कोई भी ये समाधान की बात नहीं करते हैं, हमेशा ये कहते हैं हमारा पर्सनल है। तो महिला का कानून जो है, महिलाओं से संबंधित कानून आपका पर्सनल कानून कैसे हो सकता है? पहली बात तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में महिलाओं की कोई वक़्त नहीं है, वहाँ पर कोई भी महिला अपनी बात नहीं कर सकती, ना ही उन्होंने महिलाओं को अपने बोर्ड में शामिल किया। एक दो जो महिलाएं हैं भी, वो भी उनका भी कोई अस्तित्व नहीं कि बहुत वो महिलाओं के लिए बढ़ चढ़ करके आवाज़ उठा रही हैं या किसी तरह का वो कर रही हैं। तो ये अपना जो कोर्ट चलाते हैं उससे महिलाओं के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है कि ये कहते हैं कि आप कोर्ट क्यों जा रही हैं, हमारे यहाँ आइए, हम अपनी आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो ये एक तरह से देश के संविधान को प्रभावित करना है। तो पर्सनल लॉ बोर्ड को तो बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड की जैसी किसी भी संस्था की आज हमारे देश में ज़रूरत नहीं है। देश हमारा संविधान से चलता है और संविधान सबके लिए बराबर है। मुस्लिम की बात करें, अगर दूसरे धर्म और जाति में भी देखें तो सबका अपना कुछ न कुछ एक बेसिक नियम है। इन नियमों की वजह से महिलाओं के जीवन किस स्तर तक प्रभावित हो रहा है? देखिए, अगर पर्सनल सबके नियमों की बात की जाए तो आज बहुत हद तक जैसे घूंघट प्रथा थी, बाल विवाह प्रथा थी और सती प्रथा थी, ये सारे जो बड़ी बड़ी प्रथाएं थी, जो कुरीतियाँ थी हमारे देश की, उन पर तो बैन लग चुका हुआ है, वो समाप्त हो चुके हैं। और जो छोटी मोटी किसी जगह पर प्रथाएं हैं तो उसके लिए भी हमारे देश में कानून है, उनको एक कानून मिला हुआ है। मगर मुस्लिम समाज को अगर आप बात की जाए तो मुस्लिम समाज में महिलाओं को कोई कानून नहीं। अगर आज उसके साथ किसी तरह की घरेलू हिंसा होती है या किसी तरह का कोई हादसा होता है तो वो कहाँ जाकर के किस कानून के तहत अपना मुकदमा दर्ज कराए, या उसका पति दूसरी शादी कर लेता है, उसको प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलता है, तो किस अधिकार से जाकर के वो कोर्ट में अपना मुकदमा दर्ज कराए। तो ये हमारे यहाँ ये मुस्लिम समाज में जो है बहुत बड़ी एक कुरीति चली आ रही है कि महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाए, वो उनको आधी आबादी का हिस्सा ही ना समझा जाए। ये तो बिल्कुल शोभा नहीं देता, क्योंकि हमारे देश में तो देवियों की तरह नारी को पूजा जाता है, और ये भी कहा जाता रहा है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जहाँ पर देवी स्वरूप स्त्री को माना जाता है तो वहाँ पर हिंसा जैसी किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई उसकी तस्वीर ही नहीं बनाई जा सकती। मगर बीच में कुछ ऐसे समय भी आए जहाँ पर महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा हिंसा होने लगी, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना, हर तरह की हिंसा हो रही है। तो ऐसे में महिलाएं आवाज़ उठा रही हैं, जगह जगह पर आप देखें कि महिलाओं में भी जागरूकता आ रही है कि वो इस हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, और हमारे देश में कानून भी बने हुए हैं इस हिंसा के खिलाफ। तो हमारे यहाँ तो पहले से ही हिंसा का कोई उसमें था ही नहीं कि महिला हिंसा हो, घरेलू हिंसा हो। आज समय के साथ बुराइयां भी आती गई और ये घरेलू हिंसा हमारे यहाँ भारत में व्याप्त हो गई। भारत का मैक्सिमम समाज पुरुष प्रधान समाज है, उस सिचुएशन आपका मतलब एक महिला होकर के बाहर आना और सांप्रदायिकता को लेकर ये कितना चैलेंजिंग है? एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि
सबसे पहले हम बताएं कि जब 2006 में संकट मोचन में बम ब्लास्ट हुआ था, उस समय हम लोगों ने जाकर के संकट मोचन मंदिर में सार्वजनिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया 70 मुस्लिम महिलाओं के साथ। तो उस समय जब हम लोग वहाँ गए, वहाँ पर जाने के पहले और जाने के कुछ दिन 1-2 दिन बाद भी ऐसा नहीं लगा कि हम लोगों ने बहुत ऐसा कोई काम किया है जिससे लोगों का इस तरह का रवैया सामने आएगा। तो उसके बाद लोगों के जो रवैये सामने आए, अपने लोगों के, अपने आसपास के रिश्तेदारों के, अपने फ्रेंड सर्किल के, कि तुमने ये क्या कर दिया। मतलब हम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, जैसे लगा कि बहुत बड़ा कोई आतंकवादी होने का काम कर दिया। तो जो रवैया सामने आया बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि लोग जो कहते थे कि मंदिर में जाते थे घूमने फिरने के नाम पे, गंगा घाट जाते थे, वो कह रहे हैं संकट मोचन में हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत बड़ा गुनाह है। उसके पहले हम लोगों ने नहीं सुना था कि मंदिर जाना जो है, मंदिर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके पहले तो लोग सारनाथ मंदिर में जाते हैं घूमने के लिए और तमाम मंदिरों में भी जाते हैं घूमने के लिए, मगर उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा गुनाह है, अब तुम लोग जो है मुसलमान नहीं रहे, इस्लाम से खारिज हो गए, अब तुम्हें फिर से मुसलमान बनना पड़ेगा। और उसके बाद तमाम फतवे भी आए कि ये जो महिलाएं वहाँ गई थीं ये मुसलमान नहीं रहीं, इनको ये इस्लाम से खारिज हो चुकी हैं, इनको फिर से कलमा पढ़ाया जाना चाहिए। और जबकि उसके ठीक पहले हमारे शहर के मौलाना बातिन वो जहाँ वहाँ जा कर के चरणामृत ले चुके थे, उसको ग्रहण किया था, तब किसी ने भी नहीं कहा कि हाँ ये गलत हुआ। मगर जहाँ पर मुस्लिम महिलाएं जा कर के संकट मोचन में हनुमान चालीसा का पाठ की, तो उसके बाद से फिर चैलेंजेस शुरू हो गए, क्योंकि हमने देखा कि लोगों को एक मन में गलत फहमी थी कि हनुमान चालीसा जो है वो हमारे धर्म के विरुद्ध है, उसमें ईश्वर की जो है अल्लाह के विरुद्ध लिखा हुआ है। जबकि किसी धर्म ग्रंथ में हम लोगों ने इतने सालों से देखा कि किसी भी धर्म ग्रंथ में किसी भी भगवान के, किसी भी ईश्वर के विरुद्ध नहीं लिखा हुआ है। वो सिर्फ ना पढ़ने की वजह से, जानकारी ना होने की वजह से लोग कहते हैं कि फला धर्म तो हमारे धर्म के विरुद्ध है। उसके बाद से चैलेंजेस शुरू हो गए। कोई समस्या जिस पे आपको लगता हो कि सबसे पहले अगर आपको काम करने के लिए बोला जाए तो आप उस समस्या का समाधान महिलाओं से? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुस्लिम समाज से बहु विवाह का कानून ख़त्म करूंगी, क्योंकि और हलाला का कानून, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिससे महिलाओं को बेइंतहा दर्द से गुजरना पड़ता है, जिसमें महिला की कोई मर्जी नहीं होती, उसके साथ सिर्फ बलात्कार होता है। तो ये कानून को हटाया जाना चाहिए, इस पे बैन लगाया जाना चाहिए।